नमस्कार। सीएनबीसी आवाज फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम का मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचत और निवेश की जरूरत को समझाना और साथ ही देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना। अपनी इस खास मुहिम को हम देश के स्कूल, कॉलेज और गांवों तक ले जा रहे हैं और स्कूलों, कॉलेजों और गांव में हमें शानदार रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर आप भी अपने गांव, रेसिडेंशियल सोसाइटी, ऑफिस, कॉलेज या स्कूल में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और हमारी टीम की एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं pehlakadam.in और वहां पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। टीवी पर हम इस खास डिप्लोमा कोर्स में पिछले हफ्ते हमने आपको बताया पहले टर्म के 9वें चैप्टर के बारे में और उसमें हमने ये बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बैंकिंग को किस तरह से आसान बना सकते हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 10वें चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के तरीके हैं। इस सब में आज हम खास चर्चा करेंगे। मैं हूं अनिल सिंघवी और मेरे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पांड्या। अर्नव, अब तक तो लोगों को आदत है चेक लिखने की, चेक लेने की, चेक देने की, लेकिन चेक के बजाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अब आ गया है और पूरी तस्वीर बदल गई है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने की। तस्वीर तो बदल ही गई है, लेकिन हमारे लिए कन्वीनियंस हो गया है। हाँ। क्योंकि अब तक तो हम पूछते थे कि चेक कहाँ है, उसे बैंकिंग आवर्स में डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर हॉलीडेज गिननी पड़ती है क्योंकि इतनी सारी बीच में हॉलीडेज आ जाती है। अब तो एक्स्ट्रा सैटरडेज भी ऑफ है तो वहां ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सब गिनने के बाद आपको पता चलता था कि बैंक में, अकाउंट में आपके पैसे कब आएंगे। अब वो सब चीजें की चिंता चली गई क्योंकि आपके पास एक सीधा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है जिसमें सब कुछ इतने समय नहीं लगता। और उसमें भी पता नहीं कि चेक आज डाला 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, इंतजार करना होता है, बार बार बैलेंस चेक करो या बैंक को पूछो कि मेरा चेक क्लियर हो गया या नहीं। अच्छा, उसमें भी अगर किसी ने चेक बाउंस करा दिया तो और लेने के देने, तो बड़े झंझट होते थे ये। हाँ, ये पूरा प्रोसेस इतना लंबा हो जाता था कि आपको एंड में ऐसा लगता था कि सही तरीके से कमाने के ज्यादा अपने चेक डिपॉजिट करने में ज्यादा मेहनत की हो। बिल्कुल, पैसा इकट्ठा करना और उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कराना बड़ा मुश्किल काम था। चेक लिखने का, चेक खो जाने का डर, चेक में किसी तरह की हैंड राइटिंग, लोग कई बार वो कहते हैं ना कि कुछ वर्ड्स और लेटर्स बदल के फोर्जरी करते हैं, चेक फट जाने का डर, चेक में सिग्नेचर मिसमैच होने का डर, अरे 50 झंझट थे चेक्स में। अब उसका पूरा समाधान मिल गया। समाधान ये मिला है, बैंक्स कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कीजिए। अगर आपकी नीयत वाकई में है किसी को पैसा देने की तो फिर चेक के चक्कर में मत पड़िए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कैसे करेंगे? बहुत सीधा सिंपल तरीका, 2 तरीके से होता है, आरटीजीएस और साथ ही एनईएफटी। पहले आरटीजीएस की बात करें अर्नब, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि जैसे आरटीजीएस का अगर हम सीधा मतलब निकालें तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो इमीडिएटली होता है। यानी कि इसमें किसी रियल टाइम ऑनलाइन, हाँ, जिसे हम रियल टाइम कहते हैं सीधे, यानी कि उसमें थोड़ा भी इंतजार करना नहीं पड़ता और जैसे ही इंस्ट्रक्शंस आप सही तरह से देते हैं वैसे उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखें तो पूरा जो आरटीजीएस का जो सिस्टम है वो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट के। हाँ, तो उसमें जितना ज्यादा रकम होगा उतना आपके लिए आसानी होगा क्योंकि आप वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। और वहां पर भी एक अच्छी बात यह है कि एक मैक्सिमम चार्ज का लिमिट दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप पैसे लग जाएंगे, नहीं। हाँ, पर पैसे भी कम लगते हैं, इनफैक्ट वो ज्यादा कन्वीनियंट भी है। नहीं, और इसमें ये जो लिमिट दी हुई है वो एक अपर लिमिट है। यानी कि बैंक्स क्या करते हैं कि आपको यहाँ इस प्रकार का ट्रांजैक्शन करने में एनकरेज करने के लिए आपको एक्चुअली जो लिमिट है उसे कम चार्ज करते हैं। तो इसीलिए जो आप देखेंगे जो मैक्सिमम लिमिट है उसे यानी कि थोड़ा कम आपको चार्ज मिलेगा, वो एक अच्छी चीज है। और इससे क्या होता है कि जब आप इतने बड़े रकम ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ये टेंशन चला जाता है। बिल्कुल। और खास करके जब आपको रिसीव करना होता है तब आपके लिए बहुत टेंशन होता है कि ये चेक कब आया, कैसे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट करने के बाद भी आपको ये देखना पड़ता है कि वो क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पर ये सब मिट जाता है। बिल्कुल। तो एक सिंपल मैं आपको तरीका बताऊं आरटीजीएस कैसे होता है और आपके लिए क्या फायदे की बात है। वैसे ज्यादातर आरटीजीएस के ट्रांजैक्शन
कारोबारियों के काम के हैं, जो बिजनेस में है, व्यापार में, उन्हें अगर दिन में कई बार कई लोगों को पेमेंट करना है तो वो आरटीजीएस के जरिए कर सकते हैं। सीधा तरीका तो एक आप चेक लिख कर दे दे, लेकिन आरटीजीएस करने के लिए फर्ज करें मुझे अर्नब को कुछ पैसा देना है 2 लाख रुपए से ज्यादा का, तो पहले तो मुझे अर्नब का अकाउंट मेरे अकाउंट में आकर उसे पेई की तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो आपके अकाउंट की मैं डिटेल लूंगा, मैंने अगर आपके अकाउंट की सही डिटेल ली और ऐड किया तब तो मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो फुल प्रूफ हो गया कि जो पैसा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं वो आप ही के अकाउंट में जाने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप गलत आदमी को पैसा नहीं दे रहे हैं, एकदम सही आदमी को दे रहे हैं, क्योंकि अर्नब की डिटेल तो अर्नब सही देंगे मुझे, तभी उनका अकाउंट ऐड होगा। दूसरी बात, जब आपको पैसा ट्रांसफर करना है, ये बात सही है कि ये कारोबारियों के लिए ज्यादा काम की बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक आम निवेशक के काम की बात नहीं है। एक आम निवेशक के लिए भी आरटीजीएस कई बार काम आता है। अगर आपको अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा देना है या किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कई बार आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में निवेश करना चाहते हैं, ये सारे तरीके हैं जिसमें आप आरटीजीएस का इस्तेमाल करके तुरंत एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी जैसा अर्नब कह रहे हैं कि बिना किसी झंझट के, बेहद कम चार्जेस और तुरंत रियल टाइम बेसिस पर। और एक खास चीज इसमें यह है कि जो सेफगार्ड्स बिल्ड इन किए हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नाम और अकाउंट से ही हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके जो स्पेसिफिक ब्रांच का जो आईएफएससी कोड रहता है वो भी देना पड़ता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि कई बार क्या होता है कि एक ही बैंक में सेम नाम के काफी सारे आदमी होते हैं, तो नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया, तो मतलब कहीं कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि हम देखिए एक्चुअल बैंकिंग में मैंने काफी बार देखा है कि सेम ब्रांच में आपके नाम वाल का चेक कहीं लोग मिल जाएंगे, कहीं कोई भी बिल्कुल बिल्कुल दूसरे के अकाउंट में चले जाता है। तो ये सब पूरी जो चिंता है, जो ऐसे कॉमन नाम होते हैं ना कि कोई राजेश शाह, अब वो राजेश शाह किसी एक बैंक में 25 मिल जाएंगे, आपको एक ब्रांच में मिल जाएंगे, तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कई बार गलत हो जाए कर जाए। तो यहाँ पर ये एक बड़ा आराम है। लेकिन आरटीजीएस में भी आपको ठीक उसी तरह से एक स्लिप भर के देनी होती है, जैसे आप एक स्लिप भरते हैं ना चेक जमा करवाते वक्त, वैसे एक स्लिप भरिए। स्लिप में आप डिटेल दे दीजिए जिस अकाउंट में आपको आरटीजीएस करना है, उनका नाम दे दीजिए, उनका अकाउंट नंबर दे दीजिए, जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है उनकी बैंक की डिटेल दे दीजिए, और आईएफएससी कोड, ये कोड आपकी चेकबुक पर, और जो सामने वाला जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी चेकबुक पर ये कोड होता है, वो कोड आप देखकर वहां पर दे सकते हैं। तो ये तरीका है आरटीजीएस करने का। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि काफी सारे बैंक कोई कंडीशंस रखते हैं। कंडीशंस किस प्रकार की रहती है? एक तो ये रहती है कि उसमें वो लिमिट कर देते हैं कि इतने से ज्यादा शायद आप नहीं कर सकते, एक ट्रांजैक्शन एक दिन में। तो उसमें आपके टोटल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पर डे का शायद लिमिट लगा लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब कॉस्ट के बारे में, तो ये कॉस्ट आपके लिए चेंज होता जाएगा हर एक बैंक के हिसाब से। तो ये 2-3 चीजें जो होती है जो वेरी करेगी। अमाउंट की लिमिट, टाइमिंग और कॉस्ट, ये 3 चीजें आपको बैंक से पता करनी है। सिंपल, आपकी बैंक से कैसी रिलेशनशिप है, आप बैंक से कितना नेगोशिएट कर सकते हैं, इन 3 चीजों के बारे में बात कर ले। बैंक चाहे तो आपको चार्जेस कम लगा सकता है, बैंक चाहे तो आपको ज्यादा आरटीजीएस पर डे दे सकता है, राइट। बैंक चाहे तो आपके आरटीजीएस की लिमिट ऊपर की तरफ बढ़ा सकता है, क्योंकि नीचे की लिमिट तो फिक्स है, 2 लाख से कम तो आप कर नहीं सकते। तो अब ये आरटीजीएस नाम सुन के आप घबराए नहीं कि अरे बड़ा भारी भरकम नाम है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मेरे बस की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, हमारी सलाह पर सिर्फ एक बार करके देखिए। अगर आप वाकई में छोटे कारोबारी हैं, आप कई बार दिन में 2-2 लाख या इससे ज्यादा के पेमेंट देते लेते हैं, आपको इतनी कन्वीनियंस होगी, इतनी सुविधा होगी, आप सोच भी नहीं सकते। और उससे होगा ये कि आपका बार बार बैंक जाने का झंझट खत्म, बार बार चेक लेकर आपको बैंक में पहुंचाने का झंझट खत्म। सिंपल, आपको ट्रांसफर करना है ना, और आपको जब पैसा आना हो ना, तब भी आप सामने वाले को यही कीजिए, भाई चेक मत भेजो, मेरे ये अकाउंट डिटेल है, आरटीजीएस कर दो तुरंत। मतलब रियल टाइम बेसिस पर, ऐसा नहीं कि वक्त लगेगा, अभी आपने बैंक में भेजा है, मुश्किल से 30 मिनट में पूरा काम हो जाता है। आपने जैसे ही दिया, बैंक ने उस आरटीजीएस को प्रोसेस किया, जिस बैंक में जाना है उस बैंक को क्रेडिट मिली, और विद इन 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे के भीतर भीतर वो बैंक सामने वाले के अकाउंट में ये पैसा डाल देता। तो मैक्सिमम आप गिने तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो आसानी से आरटीजीएस हो जाता है। इससे फास्ट क्या हो सकता है? और दूसरी बात यह भी है कि आप ये पूरा चीज
ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसे जरूरत नहीं है कि आप बैंक जाएं जरूरत भी नहीं, न स्लिप भरने की जरूरत है, अगर ऑनलाइन कर लें। ये ऑनलाइन से थोड़ी डिटेल्स एंटर करने से सेम बेसिक डिटेल्स पे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इससे आपको आप घर बैठे भी ये पूरी चीज कर सकते हैं। इसीलिए ये आसान तरीका है कि जैसे आप ये पूरा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर का प्रोसेस कर ले, क्योंकि देखिए ये एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो ये एक और स्टेप है जिससे आपको आसानी। तो आपके बैंक की ब्रांच में नहीं जाने की एक और बड़ी वजह है आरटीजीएस के ट्रांजैक्शन। लेकिन आरटीजीएस के साथ साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात है एनईएफटी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होते हैं। एनईएफटी किस तरह से किया जाता है, आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या फर्क है, इस सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका पहला कदम में, और हम बात करें कि चेक से मुक्ति पाइए और आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की दुनिया में। जी हाँ, कंप्यूटर पर बैठे बैठे आप ट्रांसफर करें पैसा, और साथ ही अगर बैंक में जाएं भी तो चेक ना दें, चेक के बजाय आरटीजीएस और एनईएफटी, ये दो तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करने के। आरटीजीएस की बात हमने की ब्रेक के पहले, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, और अब बात करेंगे एनईएफटी की, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट। एनईएफटी भी मिलता जुलता है काफी कुछ। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव यह है कि आप छोटे छोटे अमाउंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जहाँ वहां 2 लाख रुपए मिनिमम करना होता है आरटीजीएस में, यहाँ 2 लाख से अगर छोटा अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है तो आप एनईएफटी कर सकते हैं। और इसमें एक फर्क ये रहता है कि जब आरटीजीएस में रियल टाइम हम कहते थे कि तुरंत हो जाता है, यहाँ जो बैंक होती है वो पूरी जो प्रोसेस होती है उसको हर एक घंटे के बैच में डिवाइड कर देती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि 7 बजे से 8 बजे तक का एक टाइम स्लॉट है आपके पास, तो आपने 7:10 पर अगर ये ट्रांसफर किया है तो ये पूरे 7 और 8 के बीच में सभी ट्रांजैक्शंस एक्यूमुलेट होंगे। यानी कि अगर मैंने एक ट्रांजैक्शन बैंक को दिया एनईएफटी, आपने दिया, किसी और ने दिया, तो एक फिक्स टाइम है हर घंटे, उस घंटे में जितने ट्रांजैक्शन बैंक को एक साथ मिलेंगे वो एक साथ प्रोसेस कर दिए जाएंगे। आरटीजीएस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्रांजैक्शन आया, आपको प्रायोरिटी बेसिस पर आपका तुरंत करके दिया जाएगा। तो एनईएफटी में चूंकि छोटा अमाउंट है ना, 2 लाख से कम के लिए है, क्योंकि आप 2 लाख से बड़े अमाउंट के लिए तो आप आरटीजीएस करते हैं। अच्छा, एनईएफटी में चार्जेस भी कम है कंपैरेटिवली, जो आरटीजीएस में चार्जेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं, एनईएफटी कंपैरेटिवली सस्ता भी है। हाँ, कंपैरेटिव सस्ता, यानी कि आपको दिखाई भी नहीं देगा। हाँ, पता ही नहीं चलेगा कि वो चार्ज लगे भी है, मुश्किल से 2, 4, 5 रुपए लगते हैं। हाँ, काफी सारे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक कॉमनली 2, 2.5, 3 रुपया ऐसा लेती है प्लस सर्विस टैक्स, लेकिन यानी कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए एक आसान हो गया। पर खास करके ये कि जो बैचेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें डिले होता है, पर थोड़ा ही डिले होता है, ये कंपैरेटिव डिले है। हाँ, ये दूसरी तरफ अगर चेक आप दो, और चेक तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन तो पहुंचने में लग जाए, कुरियर करो, उसको कब मिलेगा, वो कब बैंक में डालेगा, कब क्लियर होगा, उससे तो बढ़िया है ना 1 घंटे बाद भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो एनईएफटी उस लिहाज से तो कंपैरेटिवली चेक के मुकाबले में तो बहुत फास्ट है, आरटीजीएस के मुकाबले में स्लो भी नहीं, शायद आधा 1 घंटे का फर्क मैक्सिमम। यानी कि सब कंपैरेटिव ही है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल वे यानी कि कोई चेक का इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे तो ये पूरा एक ऑल्टरनेटिव है। और इसमें ये सेम बेनिफिट है कि जैसे आप आरटीजीएस के लिए ऑनलाइन कर सकते हो, एनईएफटी भी इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आपके लिए ईज ऑफ ऑपरेशन है कि आप कोई भी प्रकार की बैंकिंग यूज करें, आप ये पूरे ट्रांसफर सभी कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कभी किसी बार कोई प्रॉब्लम हो गया तो आपको ऐसा नहीं है कि ये पैसे कहीं घूम जाएंगे, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो जिसने ट्रांसफर किया है उसके अकाउंट में वापस ये आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। वरना क्या होता है कि चेक दिया, वो कहाँ गया, किसी ने डिपॉजिट किया नहीं किया, उसको ढूंढने में भी काफी समय जाता है। एनईएफटी में भी एक सिंपल है, 2 तरीके से आप एनईएफटी कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप बैंक की ब्रांच में जाएं, एक फॉर्म भरें एनईएफटी का, उस फॉर्म में सपोज मुझे अर्नब को एनईएफटी के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना है, तो मैं अर्नब के अकाउंट की पहले डिटेल्स दूंगा, उनका नाम, उनका अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में उनका अकाउंट है, कौन सी ब्रांच में उनका अकाउंट है, फिर कितना फंड मुझे उन्हें ट्रांसफर करना है वो लिखूंगा, आईएफएससी कोड डालूंगा, और उसके बाद मैं वो स्लिप भर के दूंगा मेरे बैंक को और कहूंगा कि जी 1 लाख रुपए अर्नब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। वो पैसा ट्रांसफर करेंगे,
अगले बैच पर, सपोज मैंने 10:15 बजे पैसा दिया, वो कहेंगे कि भाई 11 बजे हमारा अगला बैच है, 11 बजे वो पैसा ट्रांसफर होगा, तो 11:30-12 बजे तक घंटे 2 घंटे में पैसा अर्नब के अकाउंट में आ जाएगा। थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, बैंक 2, 4, 5 रुपए का चार्ज लगाएगी और पैसा ट्रांसफर कर देगी। ये तो एक तरीका है। लेकिन एनईएफटी में भी अगर आप अब नेट बैंकिंग करना शुरू कर चुके हैं अपने मोबाइल पर या फिर इंटरनेट पर नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने ही आप नेट बैंकिंग पर लॉगिन कीजिए, वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आरटीजीएस, एनईएफटी। अगर मुझे एनईएफटी करना है, मैं वहीं तुरंत प्रभाव से सारी डिटेल भरूंगा, इनका अकाउंट ऐड करूंगा और ये कहूंगा कि अर्नब के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, कुछ देर में वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आप एनईएफटी का भी फायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा फर्क दोनों में है नहीं, सिर्फ साइज का और चार्जेस का फर्क है। हाँ, बस ये तो सिर्फ आप सिस्टम जो यूज करते हैं और किस प्रकार होती है उसको डिफरेंशिएट करने का, लेकिन एज अ नॉर्मल यूजर आपको उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अर्नब ज्यादातर ये एनईएफटी और आरटीजीएस कारोबारियों के काम के हैं। एक आम निवेशक के लिए बहुत ज्यादा शायद जरूरत ना पड़े, कभी कभार उन्हें फंड ट्रांसफर करने की जरूरत अगर पड़ती है तो इसका इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि चेक लिखने, देने, लेने की झंझट में पड़े, भेजे करें, ये कर लें। हाँ, क्योंकि देखिए आपके जब आप नेट बैंकिंग फॉर एग्जांपल करते हैं, वहां आपको ऑप्शन दिया ही जाता है कि आप सेम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ ये सब इसी प्रोसेस से होता है। तो आप जैसे ही इसको कोई जो रिसीवर होता है उसकी बेसिक डिटेल्स एंटर करके उसका नाम अपने अकाउंट में रजिस्टर कर ले, तो फिर ट्रांसफर तो एक सिर्फ क्लिक की बात होती है। तो उसमें क्या होता है कि काफी सारे बार हमको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमें खुद के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, क्योंकि जिस अकाउंट से आपको शायद क्रेडिट कार्ड का चेक देना हो वहां बैलेंस नहीं है, या आपने चेक दे दिया हो, फिर आपको पता चला है कि कोई और चेक जो पहले किसी ने डिपॉजिट नहीं किया था वो अभी आ गया है, तो बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स में भी आप सीधा इस प्रकार का ऑनलाइन ट्रांसफर करके अपने चार्जेस से बच सकते हैं, और वहीं कहीं इंटरेस्ट लगे या कोई चार्ज लग जाए बैंक, उससे इससे छुटकारा दे देगा इस प्रकार। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में हमेशा डर लगता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और अगर आप भी डरते हैं तो एकदम सही है। लेकिन वो डर और हिचक है ना, सिर्फ पहली बार के लिए। आपने देखा ना, कब पहले कैसे मोबाइल फोन आते थे, अब सारे स्मार्टफोन हो गए। आपने जब पहला स्मार्टफोन लिया होगा तब आपको डर लगा ना कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करूंगा। पहला एटीएम कार्ड जब आपने इस्तेमाल किया, डर लगा होगा। इस तरह की कई सारी चीजें। वैसे ही इंटरनेट बैंकिंग भी अगर आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे, डर लगेगा। पहली बार आप आरटीजीएस या एनईएफटी करेंगे तो आपको लगेगा अरे कैसे करूंगा, क्या करूंगा। लेकिन यकीन मानिए, एक बार आपने शुरू कर दिया ना इनका इस्तेमाल, तो फिर आपका डर तो निकल ही जाएगा, और जो इतने आसानी से आप कामकाज कर पाएंगे, आपको लगेगा अरे कितनी बड़ी रिलीफ है। चेक लिखो, भागो। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप चेक लिखेंगे ना उतनी देर में तो फंड ट्रांसफर हो जाएगा, उससे भी कम वक्त में। तो टाइम की बचत होगी, एनर्जी, एफिशिएंसी, रिस्क, ये सारे जो खतरे हैं ना, ये जो सारे झंझट है ना, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अब तैयार हो जाइए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए, और चेक्स वहीं लिखें जहां वाकई में बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऑनलाइन ट्रांसफर करें, बड़े पेमेंट करने हो आरटीजीएस करें, छोटे पेमेंट करने हो एनईएफटी का इस्तेमाल करें, और एकदम निश्चिंत हो जाएं। ये आज का लेसन है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पहला कदम में हम लेंगे हमारे दर्शकों के सवाल, और हम देंगे उनके जवाब भी। आपके भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर्स पर। और अब वक्त है दर्शकों के सवाल लेने का, और सबसे पहले चलेंगे हिंदुस्तान के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी। सचिन हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। सचिन, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे को जानना है कि एफएनओ में कैसे ट्रेड होता है। ओके, वायदा कारोबार में आप ट्रेड करना चाहते हैं। क्या आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं बाजार में, या नए हैं एकदम? सर, नए हैं। ओह वंडरफुल। तो आपने कैसे सोचा है कि फिर सीधा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही हाथ आजमाया जाए? सर, मैंने सुना है लोगों से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कि वहाँ सबसे ज्यादा रिस्क भी वही है और सबसे ज्यादा कमाई भी वही है। एकदम आपने सचिन एकदम सही सुना है, रिस्क भी ज्यादा है, कमाई भी ज्यादा है। तो वैसे तो राय अर्नब इनके लिए ये होगी कि शुरुआत इक्विटी मार्केट में शेयर खरीद कर डिलीवरी लेकर
निवेश करने से करें तो ज्यादा बेहतर है सीधे वायदा कारोबार में उतरने के? वैसे ही हम कहते हैं कि जब आप शुरुआत करें तो पहले आप ये पूरा मार्केट समझने के लिए डायरेक्ट इक्विटी ले, और उसमें भी खास करके डिलीवरी बेस ले, अच्छी कंपनी, दिग्गज शेयर, अच्छी कंपनीज ले, फंडामेंटली साउंड कंपनीज ले, जिसे आपको एक बार अच्छे एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार की मार्केट मूवमेंट से क्या होता है। उसके बाद जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है वैसे आप अनेक दूसरे प्रकार के एक्सपोजर ले सकते, खास करके क्योंकि अभी क्या है कि एफ&ओ में भी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेबी ने बढ़ा दिया है। तो इसमें क्या होता है कि जब अगर छोटे इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं और उनको लॉस होता है तो एज अ प्रपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत रहता है। तो इसीलिए हम तो यही कहते हैं कि पहले डायरेक्ट शेयर्स में जाए, या अगर वो आपको नहीं करना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ जाए और फिर बाद में एफ&ओ की तरफ आए। सचिन, नए निवेशक के लिए या नए आदमी के लिए, चाहे वो निवेशक हो या ट्रेडर, दो चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप जो शेयर खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं, अच्छा है या नहीं, वो आपको मुनाफा देगा या नहीं, क्वालिटी के लिहाज से, फंडामेंटल के लिहाज से वो शेयर सही है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात जो आपको सीखनी होती है, शेयर खरीदने और बेचने का प्रोसेस, कैसे आप खरीदते हैं, कैसे सेटलमेंट होता है, कैसे शेयर के लिए आपको पैसे देने होते हैं, कैसे आपके अकाउंट में आता है। तो अब एक आम निवेशक के तौर पर आपको पहले तो शेयर खरीदना सीखना है। समझिए आप वो सीखने में वक्त लगता है, लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं, तो फिर आपके लिए सिंपल है कि अच्छी क्वालिटी के निफ्टी में से कुछ चुनिंदा अच्छे दिग्गज शेयर आप खरीद ले, वैसे तो क्वालिटी को लेकर आपकी ज्यादा चिंता ही नहीं। लेकिन दूसरा पार्ट खास तौर से ट्रेडर के लिए बड़ा जरूरी है। निवेशक के लिए तो बड़ा आसान है, आपने एक शेयर खरीदा, पूरे पैसे पहले दिए अपने ब्रोकर को, ब्रोकर आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देगा, जब भी आप बेचना चाहें ब्रोकर को डिलीवरी दे दें, वापस ट्रांसफर कर दें, शेयर बिकेगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, खासतौर से वायदा कारोबार के ट्रेडर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सेटलमेंट प्रोसेस को समझना डिटेल में और ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप मार्जिन देकर बड़ी पोजीशन बनाते हैं। फर्ज करें आपने 5 लाख रुपए की पोजीशन बनाई किसी फ्यूचर में, एचडीएफसी लिमिटेड का आपने एक फ्यूचर खरीदा, 5 लाख रुपए की अगर उसकी वैल्यू है, तो आपको मार्जिन शायद 20 या 25% ही देना पड़े, यानी कि आपने 1 लाख रुपए मार्जिन दिया। अब हर रोज एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर जिस प्राइस पर क्लोज होता है और आपने जिस प्राइस पर खरीदा है, अगर उससे ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपके मार्क टू मार्केट प्रॉफिट आएगा, नीचे क्लोज हो रहा है तो मार्क टू मार्केट लॉस आएगा, और ये एडजस्टमेंट आपको हर रोज करने होंगे। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको सेटलमेंट प्रोसेस की जानकारी होना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शुरुआत ऐसे करें, अच्छी क्वालिटी के थोड़े थोड़े शेयर खरीदें, खरीदना बेचना शुरू करें, उससे आपको एक प्रोसेस का पूरा आइडिया आ जाएगा, और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं उसके बाद धीरे धीरे वायदा कारोबार में उतरे। और वायदा कारोबार में भी फ्यूचर्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, और ये सब समझने के लिए आपको एक एडवाइस और दूंगा, और वो ये कि पहला कदम देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे चैप्टर्स और एपिसोड्स में हम वायदा कारोबार को पूरे डिटेल में अच्छे से समझाने वाले हैं, तो वो जरूर आप देखिएगा। और मसूरी के बाद अब चलेंगे हम पंजाब, लुधियाना से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ इस वक्त ब्रिजपाल। ब्रिजपाल साहब पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल था, अभी जो यूटीआई का एक अभी फंड लॉन्च हुआ था, यूटीआई ओरिएंटल प्रोटेक्शन ऐसे कुछ नाम से, जो 30 तारीख को हुआ है, तो क्या उसमें फंड में पैसा लगाना ठीक है? ओके, यूटीआई कैपिटल ओरिएंटेशन फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं जो लॉन्च हुआ? हाँ, मैंने सर काफी 20 यानी कि 22 सितंबर को क्वेश्चन रेज किया था, तो काफी डिले आंसर आंसर आ रहा है, अब तो क्लोज हो गया है वो, लेकिन मैंने फिर भी इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, अगर वो वापस आपके लिए कंटिन्यूस ट्रेडिंग के लिए फंड खुलेगा भी। आप ऑलरेडी पैसा लगा चुके हैं? जी सर, पैसा तो मैंने कर दिया, वो 3 साल के लिए बचा है, 3 साल का ब्लॉकिंग पीरियड है। राइट। क्लोज एंडेड फंड था ये, तो क्लोज एंडेड फंड में इन्होंने पैसा लगाया। हालांकि पैसा लगाने के बाद अब ये जानना चाहते हैं कि ये फंड किस तरह का है और इनके लिए क्या उसमें स्कोप है बेसिकली। देखिए, हम ये पहले सिर्फ ये फंड के बारे में समझ लें, ये एक हाइब्रिड फंड है, यानी कि इसमें डेट है और इक्विटी है, दोनों है। हाँ, और इसमें डेट का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा है, और उसका एम ये है कि जब ये लॉक इन पीरियड खत्म हो तब टोटल डेट का पोर्शन इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 3 साल के बाद जब ये फंड खुल जाए रिडेम्पशन के लिए, तो आपको अगर आज आपने 100 रुपए लगाए तो कम से कम 100 रुपए वापस मिले। हाँ। तो कैपिटल प्रोटेक्शन जो इनके नाम में लिखा हुआ है वो साफ तौर पर इरादा है कि कम से कम नुकसान न हो। नुकसान, अब कितना रिटर्न बन सकता है वो अलग बात, वो इक्विटी पे आधार रहता है, क्योंकि जो इक्विटी पोर्शन है पोर्टफोलियो वो इसीलिए है कि जब डेट तो आपको कैपिटल रिटर्न कर देगा, लेकिन जो रिटर्न्स है वो इक्विटी
की तरफ से आएंगे। तो जो इक्विटी का छोटा पोर्शन है उसमें जो ग्रोथ आएगा उसके हिसाब से ये फंड का फाइनल रिटर्न रहेगा। इसीलिए अगर आप रिस्क की तरफ देखना चाहें तो रिस्क ये नहीं है कि आपका कैपिटल शायद जा सकता है, अनलेस कि डेट में भी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन यानी कि वो रिस्क कम है। लेकिन रिस्क ये है कि फाइनल रिटर्न क्या इन्फ्लेशन को बीट करेंगे या नहीं। बिल्कुल। यहां पर आपको एक बात कहना चाहता हूं बृजपाल जी, आपने अगर 100 रुपए लगाए, ये मानकर चले कि 75 से 80 रुपए आपके फिक्स इनकम में जाएंगे और इस पर जो ब्याज मिलेगा ना 3 साल में, वो 100 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। तो आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो आपको वापस 3 साल बाद 100 के 100 तो मिलेंगे। अब जो बचा हुआ 20-25 रुपए का पोर्शन है वो जाएगा इक्विटी में। अब अगले 3 साल में इक्विटी मार्केट ने अच्छा काम किया, जो कि लग रहा है, तो फिर आपके लिए रिटर्न बनेगा वहां से। और अगर इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा नहीं भी चले तो भी थोड़ा बहुत रिटर्न बनेगा। तो कुल मिलाकर आपको नुकसान नहीं होगा। जैसा फंड का नाम है कैपिटल प्रोटेक्शन, कैपिटल रहेगी, लेकिन असली पैसा कितना बनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि 3 साल में इक्विटी में कितना तेजी होती है, कितने रिटर्न आते हैं, और फिर ये जो बचा हुआ 20-25% पैसा आपके फंड का इक्विटी में जा रहा है, वहां पर किस तरह की कमाई होती है, उस पर डिपेंड करेगा। वैसे कोशिश ये करें ज्यादातर वक्त बजाय क्लोज एंडेड फंड के ओपन एंडेड फंड खरीदें, ज्यादा सही रहेगा। वो फंड जहां आप कभी भी खरीद बेच कर सकते हैं, कभी भी रिडम्पशन दे सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड में क्या है, आपको 3 साल तक का इंतजार करना पड़ता है, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। कभी भगवान न करे बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल काम है। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी खुराना साहब। अश्विनी जी पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा जवाब क्वेश्चन ये है कि मैं सिप में पैसे लगाना चाहता हूँ, उसमें क्या प्रावधान है इसके? अच्छा, SIP के जरिए आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, राइट? उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 56। अच्छा, और एक साथ पैसा नहीं लगाएंगे, धीमे धीमे करके लगाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हर महीने? हाँ जी। ठीक है, चलिए आपके लिए राय लेते हैं। हर महीने की SIP करनी है, इरादा तो बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ा लेट शुरुआत करें, 55-56 साल के हो चुके, लेकिन फिर भी जब शुरुआत करें तभी अच्छा है। देखिए, SIP एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एक तरीका है जिस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हर एक महीने एक सेम डेट पे आप एक सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी पूरी जो कॉस्ट होती है इन्वेस्टमेंट पीरियड पे, वो एवरेज आउट हो जाती है। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आज अगर बाजार ऊपर है या प्राइस ऊपर है तो उसमें आपको कम यूनिट मिलेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका सेम अमाउंट बढ़े हुए प्राइस पे आपको मिलेगा। उसी के सामने जब प्राइस गिर जाता है तब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइडिया ये है, अपने आप एवरेज हो जाता है, अपने आप आपको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। आपको सिर्फ यही करना है, हर महीने सेम डेट इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि सेम अमाउंट। खुराना साहब, आप SIP की शुरुआत करना चाहते हैं, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप अपने बैंक को, आप अपने म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई हर महीने इस फलाना तारीख को आप मेरे बैंक अकाउंट में से इतना SIP का अमाउंट जो भी आप डिसाइड करें, 500 रुपए से भी कर सकते हैं आप, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, जो अमाउंट आप नक्की करें कि हर महीने आपका जाना चाहिए, डेट नक्की कर लें, अमाउंट फिक्स कर लें और वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को पोस्ट डेटेड चेक दे दें, वो अपने आप उस डेट के दिन आपका चेक डालेंगे उनके, वो अपने अकाउंट में, और पैसा आपसे लेंगे। तो बेहद आसान काम है, झंझट नहीं है। हर बार बैंक आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं। एक बार आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी महीने वाली SIP कर लीजिए, तिमाही वाली कर लीजिए, 6 महीने वाली कर लीजिए, जो आप करना चाहें, जो फ्रीक्वेंसी, जो पीरियड के लिए करना चाहें, जितने वक्त के लिए करना चाहें, जितने अमाउंट की करना चाहें, इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं निवेश करने का। तो आपने एकदम सही सोचा है, भले आप 55-56 साल की उम्र में ये शुरुआत करने की सोच रहे हैं, फिर भी सही है, कर लीजिए तुरंत प्रभाव से, कोई दिक्कत नहीं। एक ही चीज करना है कि आपको थोड़े लंबे समय के लिए SIP करना है, कम से कम 5 साल का व्यू रखें। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है कि उतार चढ़ाव। अरे मैं सोचा था कि 8 साल का व्यू रखे तो कैसा रहे, क्योंकि क्या है, जनरली ये देखा गया कि इक्विटी मार्केट हर 7-8 साल का एक साइकिल दिखाते हैं, राइट? 8-8 साल में एक बार बड़ी तेजी, बड़ी मंदी हो जाती है। तो 7-8 साल का व्यू लेकर अगर SIP किया जाए तो बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं एवरेज आउट। हाँ, देखिए, आप अगर हिस्टोरिकली भी आप देखें तो जितनी लंबी SIP उतना ज्यादा रिटर्न, उतनी ज्यादा रिटर्न और उतना कम पॉसिबिलिटी कि आप लॉस करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है, बिल्कुल, और मेरे हिसाब से आगे भी शायद आपको रहना चाहिए। तो बिल्कुल लंबे समय के लिए आप SIP करें, आपके लिए नुकसान होने की संभावना है मिनिमम बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, फेसबुक पे भी आजकल लोग काफी एक्टिव हैं, सवाल हमें लगातार भेज रहे हैं। सारिका शास्त्री जी फरीदाबाद की है और उन्होंने हमें एक सवाल भेजा है कि हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। SIP को लेकर सवाल भी काफी आ रहे हैं अर्नब आजकल, और वो बोल रहे कि अगर
म्यूचुअल फंड में एसआईपी की जाए, और किसी भी वजह से अगर फंड नहीं है, ठीक है, आपने चेक तो दे दिए या फिर एक डेबिट इंस्ट्रक्शन भी दे दिया फंड को कि मैं हर महीने इतनी एसआईपी करना चाहती हूँ, सारिका जी ये कह रही कि अगर किसी वजह से फंड सफिशिएंट नहीं है और एसआईपी फेल हो जाए तो उसमें नुकसान आपका है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा। यानी कि आपने मान लीजिए 12 महीनों के लिए दिया हुआ है और तीसरे महीने में इस प्रकार का फेलियर होता है क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन नहीं जाएगा, यानी कि आपने एक मिस कर दिया, तो नुकसान आपका है क्योंकि आपको वो एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मोस्ट एसआईपी इसमें कंडीशन ये रहती है कि आप कंसेक्यूटिव काफी ट्रांजैक्शंस जब मिस करते हैं तभी आपकी ओवरऑल एसआईपी कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर एक आध बार का है तो दिक्कत की बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको पेनल्टी लग जाएगी या कुछ ऐसा मुश्किल होगा। एक दो बार सारिका जी कि कोई रीजन से आपने मिस कर दिया ना तो घबराइए मत, लेकिन आप बार बार एसआईपी मिस करेंगी, इनसफिशिएंट फंड है ये कहेगी। देखिए एक चीज समझिए, फंड भी है ना आपके एसआईपी के अमाउंट की उम्मीद रखता है कि जब आप करें तो ये अमाउंट आएगा, उस अमाउंट की उम्मीद में वो भी तो आगे निवेश की प्लानिंग करके चलता है। तो एक आध बार का मिस होना समझ में आता है, लेकिन अगर बार बार आप मिस करेंगे तो फिर फंड आपके एसआईपी को डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। जनरली 2-3 बार होने के बाद ऐसा फंड करता है। हाँ, वैसे कंडीशन स्पेसिफिक रहती है और एक बार से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन आपको मिस नहीं करनी चाहिए, यही आपका डिसिप्लिन यही तो है। हाँ, यही तो आपको अनुशासन रखना है कि भाई नक्की कर लिया। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन कभी कभार आ सकती है कि आपके पास फंड्स वाकई में ना हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि चेक डालना भूल गए, बैलेंस रखना भूल गए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप कोशिश ये करें कि एसआईपी इसी तरह से करें। दूसरा तरीका ये भी कर सकती है सारिका जी, आपके एक ही बड़ी एसआईपी करने के बजाय सपोज आपको 10,000 रुपए हर महीने डालने, 5-5 हजार की 2 एसआईपी कर लीजिए, तो वो भी आपके लिए ज्यादा ठीक है कि आपकी कम से कम एक एसआईपी तो बहुत कंटिन्यूस आराम से चलती रहे। वो आप ऐसा दो भागों में 3 भागों में ब्रेक भी कर सकती है। एक और फैसिलिटी ये म्यूचुअल फंड्स देते हैं, वो है कि किस तारीख पे आप एसआईपी करते हैं। हाँ, अलग अलग डेट पे भी करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने के 1st या 5th को ही करना है, 7th को भी कर सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक डेट देता है और वो पूरे महीने में स्प्रेड आउट रहता है। तो आप इस प्रकार स्प्रेड कीजिए कि जब आपको पता होगा कि बैलेंस आपके अकाउंट में है ही। मैं तो कई बार सोचता हूँ अर्नब कि ये एसआईपी का आइडिया जिस किसी ने भी शुरू किया ना, क्या ब्रिलियंट आइडिया है। अमाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, पीरियड की फ्लेक्सिबिलिटी है, डेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, इससे ज्यादा निवेश का बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। अब आप खाली बस मूड बनाइए और शुरू कीजिए। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पहला कदम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक के बाद एक सवाल भेज रहे हैं, जानना चाहते हैं काफी कुछ निवेश के बारे में। और अगला सवाल फेसबुक पर हमें भेजा है प्रवीण त्यागी जी ने, देख लेते हैं इनका क्या है सवाल। ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में किस तरह से पैसा लगाया जाता है, म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, और एक्चुअली ये सवाल जो अर्नब पूछ रहे हैं बेहद इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड सिक्योर है। और मैं कई बार जाता हूं बाहर, लोग पूछते हैं कि कैसे पैसा लगाए, हम जनरली आम राय ये देते हैं कि भाई आप नए लोग हैं, पहली बार पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए लगाइए। तो बोलते हैं एक ही बात कहते हैं, सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, सबसे सेफ म्यूचुअल फंड कौन सा है, दो ही चीज पूछते हैं। और यही बात ये भी जानना चाहते हैं प्रवीण जी कि क्या म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाया जाए, ये काम कैसे करते हैं और क्या ये सिक्योर है। देखिए, पहले हम दूसरे प्रश्न को पहले कह देते हैं कि सिक्योर जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि आपको कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है। और आप म्यूचुअल फंड का कोई भी ब्रोशर पढ़ें, कोई भी एड देखें, पहले सबसे पहले नीचे वो वही चेतावनी लिखी होती है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी कि फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। और इसीलिए अगर कोई आपको कहे कि ये आपको गारंटीड ये देगा तो आपको मानना नहीं चाहिए, उस पर डाउट करना चाहिए। नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। मतलब कि ये तो पक्का ही कुछ गड़बड़ वाला मामला है कि कोई गारंटी दे रहा है मतलब गड़बड़ है। यानी कि आपको यही समझना चाहिए कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, रिस्क तो रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि रिस्क है इसीलिए आपको अच्छा नहीं होगा। अच्छा, और एक चीज और बताओ, रिस्क क्यों? अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड करते क्या है, आपसे, मेरे से, अर्नब से, सब लोगों से पैसा लेकर उनका एक फंड मैनेजर है जो स्कीम चलाता है, और उस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो जैसे एक डाइवर्सिफाइड फंड है तो वो निफ्टी सेंसेक्स के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। वो अलग अलग शेयरों में पैसा लगाते हैं,
चुनते हैं। और जाहिर सी बात है कि म्यूचुअल फंड भी पैसा तो शेयर में लगा के ही कमाना है। अगर मार्केट न चला, शेयर न चले तो रिस्क तो है ही। तो फर्क इतना है कि शायद हम और आप डायरेक्टली पैसा लगाए या एक आम निवेशक डायरेक्टली शेयर खरीदे बेचे, उसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड बेहतर प्रदर्शन करे। तो यही एक अच्छा तरीका है समझने का। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, लोगों के पास पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करते हैं। अभी इन्वेस्ट करते तो अगर मान लीजिए कि उन्होंने डेट में भी इन्वेस्ट किया तो वहां पर भी रिस्क है। रिस्क क्या है कि जिन कंपनियों का उन्होंने बॉन्ड्स लिए हैं या डिबेंचर्स लिए हैं वो शायद पेमेंट ना कर सके। इसके सामने देखिए, अगर कोई गोल्ड फंड है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स, तो गोल्ड में रिस्क क्या है कि गोल्ड की वैल्यू गिर जाए, दाम कम हो जाए। तो यही सब रिस्क है जिससे आपको म्यूचुअल फंड में आप कह नहीं सकते पहले से कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, कोई भी प्रकार का म्यूचुअल फंड। सही बात है। और इसमें इतना होता है कि जितना ज्यादा रिस्क होता है वहां आपको रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। और जो आप प्रवीण जी जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, देखिए इसके नाम में लिखा है म्यूचुअल और फंड। म्यूचुअल यानी कि कई सारे लोगों के फंड को एक साथ जमा करना और उन सबका फंड इकट्ठा करके एक फंड मैनेजर है वो बाजार में पैसे लगाता है। अगर डेट फंड है तो फिक्स इनकम वाले में लगाएगा, इक्विटी फंड है तो इक्विटी वाले शेयरों में लगाएगा और उन शेयरों से उन एसेट्स में पैसा लगाकर वो आपके लिए रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं। और जब वो ये कोशिश करते हैं तो एक कुछ छोटा मोटा चार्ज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स या फिर म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो पर चार्ज भी करता है, उसे मैनेज करने की फीस भी लेता है और उसके बदले में आपका फंड एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। अब हर फंड मैनेजर का बाजार पे अलग व्यू हो सकता है, शेयरों पर अलग अलग व्यू हो सकता है और यही वजह है कि हर फंड की चाहे एक ही दिन आप 5 फंड में अलग अलग फंड में पैसा लगाएं, सबका रिटर्न अलग अलग हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड करने का काम करने का तरीका तो आपको समझ में आ गया। अर्नब ने आपको बता दिया कि सेफ्टी सिक्योरिटी नाम की चीज ऐसी कोई गारंटीड तो होती नहीं। हाँ, हम ये क्यों कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, क्योंकि हमें ये पता है कि एक आम निवेशक, नया निवेशक डायरेक्टली पैसा लगाएगा तो शेयर को समझना, खरीदना, टाइम से खरीदना, टाइम से बेचना आसान काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप में उतनी टाइम, एनर्जी, एक्सपर्टाइज नहीं है कि आप 10, 15, 20 शेयरों को अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो फंड मैनेजर्स के पास तो पूरी टीम है, रिसर्च टीम है, खुद की उनकी समझ है, इतने सालों का अनुभव है, तो उन्हें कब कौन से शेयर से खरीदना है, निकलना है, वो ज्यादा उन्हें समझ होती है। तो वो भी एक बड़ा फायदा है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपको इतने सस्ते दाम पर मिल रहा है काम करने के लिए। और इसके ऊपर जो एक बड़ा फायदा है कि आपकी छोटी रकम के साथ आप इतने सारे होल्डिंग्स एक साथ ले सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 2-3 हजार रुपए है और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप कोई इंडिविजुअल चीज लेने जाते तो आपके पास 1 या 2 या 3 चीज आती, यानी कि शेयर मान लीजिए, तो आपके पास कितने शेयर आते? अगर मुझे 20-25 शेयर खरीदने हो तो मैं कभी खरीद ही ना पाऊं। 10,000 रुपए में कहां से खरीदूंगा? तो 10,000 में अगर मैंने एक अच्छा फंड ले लिया तो उसमें आपको सबको एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये एक बड़ी बेनिफिट है जो एक आम निवेशक ले सकता है। वैसे तो ये म्यूचुअल फंड का टॉपिक ऐसा ना, अगर हम 2-4 घंटे भी इस पर डिस्कशन करें, बताएं तो दर्शकों को बहुत कुछ बता सकते हैं। तो हमने एक पहला कदम में ये सोचा है कि म्यूचुअल फंड पर भी आगे हम कुछ स्पेशल शोज करेंगे। हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से उनकी एनएवी कैलकुलेट की जाती है, किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, फंड मैनेजर्स की क्या अहमियत है, डाइवर्सिफाइड फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या है, अलग अलग तरह के सेक्टोरल फंड क्या है, थीम फंड क्या है, ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहला कदम के आगे के एपिसोड्स भी आप देखते रहिएगा, काफी कुछ जानकारी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और मिलेगी। चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं। सुजीत देसाई साहब ने रत्नागिरी से भेजा है हमें एक सवाल, हमारे फेसबुक पर आया है और ये कह रहे हैं कि सुजीत जी ने अभी अभी शुरुआत की है निवेश करने की। 60 शेयर खरीदे उन्होंने टाटा स्टील के 228 रुपए के दाम पर, थोड़ा नुकसान है 10% के आसपास मेरे ख्याल से, और ये 1 साल के लिए टाटा स्टील को होल्ड करना चाहते हैं। साथ ही ये ओएनजीसी जैसे शेयर में भी निवेश करना चाहते हैं, लेकिन नजरिया सिर्फ 1 साल का है और पूछ रहे हैं कि क्या ये एक अच्छा आइडिया है। शुरुआत कर रहे हैं, एक काम तो है कि दिग्गज शेयर जरूर चुन रहे हैं, निफ्टी के शेयर चुन रहे हैं, टाटा स्टील, ओएनजीसी, लेकिन नजरिया 1 साल का है इनका। मेरा कहना यही है कि देखिए ये जो स्पेसिफिक तो शेयर्स है वो कमोडिटी सेक्टर के हैं और कमोडिटी साइकिल लंबी होती है, तो वैसे भी आपको एक जब इक्विटी की तरफ ध्यान दें तो एक नजरिया थोड़ा और लंबा करना चाहिए। तो इसमें भी यही होगा कि आप जरा 1 साल के बजाय और लंबा समय की तरफ ध्यान दीजिए,
तो उसी से आपको इसके पूरे यानी कि फायदे या जो बेनिफिट्स आ सकते हैं वो लंबे समय में ही आएंगे, शायद एक साल में कुछ देख ना पाए। एक और इंटरेस्टिंग बात अर्नब जो मैंने देखी, दोनों ही कुछ हद तक कमोडिटी स्टॉक है। टाटा स्टील का है, ओएनजीसी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, और इस वक्त कमोडिटी मार्केट का हाल बड़ा बुरा है दुनिया भर में। हालांकि स्टॉक काफी पिट भी चुके हैं, नीचे भी आ चुके हैं। आप देखिए ओएनजीसी में जबरदस्त करेक्शन हुआ है, टाटा स्टील में करेक्शन हुआ है। तो आप अगर सिर्फ एक साल के व्यू से पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। देखिए इन भावों से आप नुकसान करेंगे 3 साल के बाद, इसकी संभावना कम है। पैसा तो बन जाएगा, 3-4 साल का व्यू है, 1 साल में बनेगा या नहीं वो थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा रिस्की है। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखें और पैसा लगाएं। दूसरा तरीका वही है कि बजाय आप ये दिग्गज खरीदें, कोई निफ्टी का फंड खरीद लीजिए या एक डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगा लीजिए, शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। राइट, चलिए, तो ये आपके लिए राय है। अगला सवाल लेते हैं हितेश सावंत साहब का, और उन्होंने ये सवाल भेजा है हमें फेसबुक पर और जानना चाहते हैं कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, एसआईपी शॉर्ट टर्म के लिए करना बेहतर है या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदेमंद होगा। तो एसआईपी के लिए आइडियली कितने समय के लिए करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जितने समय आप इन्वेस्ट करते हो उतने समय का आपको एसआईपी तो करना है। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने बच्चों की एसआईपी शुरू कराइए 10, 12, 13, 14 साल की उम्र से, और जब तक बच्चे रिटायर न हो जाएं चलने ही दीजिए, क्योंकि इसमें आपको रिस्ट्रिक्शन के तो बारे में बात ही नहीं है। जितना लंबा चलेगा उतने बड़े बेनिफिट्स होंगे और उतनी आपकी कॉस्ट कम ही होती जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इससे आपका बेनिफिट ये है कि आपको कॉस्ट के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स आते जाते हैं आपका कॉर्पस बढ़ता जाता है और जैसे पूरे बेनिफिट आती है। क्योंकि हमने देखा है कि जितनी लंबी एसआईपी चलती है 5 साल, 7 साल, 10 साल, उसमें फायदा सिर्फ निवेशक का होता है। बिल्कुल, तो आपको जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर बचाना है और जिंदगी भर निवेश करना है, ये आपका मूल मंत्र है बड़ा पैसा बनाने का। तो आप एसआईपी में ये सोच लीजिए कि ये सोचिए मत कि 2 साल करूं, 3 साल करूं। अगर आपका रेगुलर इनकम फ्लो है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि होगा, रहेगा भी, तो फिर आप लाइफ लॉन्ग एसआईपी को चलाइए आराम से। कोई जल्दबाजी मत कीजिए कि मेरी 3 साल की होगी, 5 साल की होगी। भाई आपको कमाना जिंदगी भर है, बचाना जिंदगी भर है, तो निवेश भी तो करना ही होगा। तो एसआईपी से बढ़िया कोई तरीका है नहीं। हम अभी यही बात कर रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितने पीरियड के लिए आप करना चाहते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी है, कितने अमाउंट की करना चाहते हैं, किस डेट पर करना चाहते हैं, कितने पीरियड पर करना चाहते हैं, इससे बढ़िया कोई तरीका है नहीं। तो एसआईपी करिए, जरूर करिए, जितने लंबे समय के लिए कर पाए उतना बेहतरीन। और अगर आपने समझिए 3 साल के लिए एसआईपी की या 5 साल के लिए की, पीरियड खत्म हो भी गया, वापस रिन्यू कर लीजिए, नई चालू कर लीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जितने लंबे समय के लिए करेंगे मेरे ख्याल से उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जब आपकी एक एज हो जाएगी, आप इतनी भारी भरकम वेल्थ इक्विटी से कमा चुके होंगे कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो बड़े सेटिस्फाइड फील करेंगे और ये सोचेंगे कि हमने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जमकर ढेर सारी वेल्थ कमाएं। और जो दर्शक पहला कदम के साथ जुड़े हैं उनके लिए हम उम्मीद करते हैं कि वो निवेश की शुरुआत भी करें, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश के तौर तरीके भी सीखें और निवेश कर कर अच्छा खासा पैसा बनाएं। आज के इस खास शो में मुझे और अर्नब को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।